चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग। पिछली बार हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन दी गई है, काहे की बेटा, पोजीशन की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेके आप उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा कि आप इनिशियल स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव लेकर आप वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, फिर टी की वैल्यू आप 0 डाल देते हैं। फिर अगर एट एनी अदर टाइम दिया रहा तो क्या करते हैं, आप डेरिवेटिव लेकर वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, टी की वैल्यू जो भी आपको दी गई है वो डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए, अगर मैं आपको कुछ एक बात याद दिलाऊं, जब आप डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, मैंने इसका ग्राफिकल इक्विवेलेंस बताया था आपको। मैंने ये कहा था कि ग्राफिकल इक्विवेलेंस में कि भैया आपका जो जो डेरिवेटिव होता है वो इंस्टेंटेनियस स्लोप के बराबर होता है, यानी कि जो आंसर आपको डेरिवेटिव से मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस स्लोप लेकर भी मिल सकता है। तो उसी पर बेस्ड थोड़े से कंसेप्ट्स हम लोग अभी देखने वाले हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे आप, ठीक है ना। तो वो इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफ का इस्तेमाल करके इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करना। बोले कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगा कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बाद में मैं आपको कलेक्टिवली ये सारी चीजें बताने वाला हूं, सारे ग्राफ एक साथ कलेक्टिवली बताऊंगा, अलग अलग टाइप के मोशन के, अभी जस्ट आपको रैंडमली ले रहा हूं। मान लो यूनिफॉर्म मोशन में है आपका पार्टिकल, तो उसके ग्राफ को कुछ आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे आपका पोजीशन है, वाई एक्सिस पे आपका क्या बेटा, टाइम है, और यहां पे मैंने एक कर्व बना लिया और आपसे कहा गया है कि भैया एट सर्टेन टाइम, से दिस इज द सर्टेन टाइम, आप मुझे उस वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करके बताओ। इफ सपोज दैट ये एंगल कितना बना है, थीटा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूंगा एज वी नो दैट dx अपॉन dt, dx अपॉन dt यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, एक्चुअल कहना चाहिए स्मॉल चेंज इन पोजीशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, इज इक्विवेलेंट टू इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ग्राफ। जैसे कि मैं जानता हूं कि हमारा जो dx अपॉन dt है वो असल में x और t के इंस्टेंटेनियस स्लोप के बराबर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ। वैसे तो हमें लिखना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ग्राफ। इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब क्या होगा कि जब ये टाइम हो रहा है तो उस वक्त उसका स्लोप क्या है। स्लोप मतलब क्या, सीधी भाषा में बोले तो ढलान। मैं बोलूंगा ये कर्व को देख और मुझे बता, क्या तेरे को लगता है कि अलग अलग पॉइंट पे जो ढलान है, ये जो स्लोप है वो अलग अलग है? क्या आपको लगता है ये सीधी लाइन पे जो स्लोप नजर आ रहा है, ढलान स्लोप, क्या ये अलग अलग स्लोप नजर आ रहा है? नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक ये स्लोप यानी कि ढलान कैसा है, एक जैसा है। अगर मैं इस पूरे कर्व का स्लोप निकाल लूं, अगर मैं इस पूरे कर्व का स्लोप कैलकुलेट कर लूं, तो इसका मतलब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैलकुलेट कर ले रहा हूं। तो बोले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका क्या होता है, अगर मान लो कि आपको ये दो वैल्यूज दी गई है ना, आपको दो पोजीशन दिया हुआ है, तो इससे भी निकाल सकते हैं आप x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है कि नहीं? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये लॉजिकली समझो आप। अगर मान लो कि भैया मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा हूं, कहां से कहां जाते हैं अपन हमेशा? अकोला से वालापुर, है कि नहीं? चल भाई मैं निकला अकोला से
और जा रहा हूं बालापुर में। जैसी मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, मेरी गाड़ी का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। बालापुर पहुंचे तक मेरी गाड़ी का स्पीड क्या था? 60 किलोमीटर पर आवर, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे। मैं तेरे से पूछूंगा कि पूरी जर्नी में मेरी स्पीड क्या रही, तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैं बोलूंगा जब मैं याला पहुंचा था तब मेरी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर। अरे पूरी जर्नी का क्या स्पीड था मेरा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो याला जब पहुंचा था तब मेरी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी को टाइम लग गया मेरे, इमेजिन कर लो 100 सेकेंड्स। पूरी जर्नी को टाइम लगा 100 सेकंड। इमेजिन करो, मैं बोला भाई मालूम आधा घंटा लगता है ना, तो 100 सेकंड पूरी जर्नी को टाइम लगा, है ना। अब मान लो कि भैया 100 सेकंड पूरी जर्नी को टाइम लगा, मैं पूछूंगा 10वें सेकंड में मेरी स्पीड क्या थी, तो बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूंगा 50वें सेकंड में मेरी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। मेरी 70वें सेकंड में क्या स्पीड थी? 60 किलोमीटर पर आवर। अरे क्योंकि यहां शुरू से लेकर आखिर तक स्पीड तो एक जैसी है ना, तो यहां तुम एवरेज बोलो या इंस्टेंटेनियस बोलो, बात कैसी आ रही? सेम ही, वैल्यू तो कैसी आ रही? सेम आ रही। इसीलिए मैंने कहा कि dx अपॉन dt आप x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर इन जनरल हम लोग यहां पर इस टाइप के ग्राफ में हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि नीट 2022 आई थिंक 22 या 21 दोनों में से कब बात है, वहां पर जो सवाल पूछा गया था, अब मोमेंट ग्राफ वाला, हाँ, तो ये देखो सवाल जो पूछा गया था नीट 2020 या 21 की बात है आई थिंक। तो एक एग्जांपल पूछा गया था, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of two moving particles make angles of 30 डिग्री एंड आई थिंक सो उसमें 60 डिग्री था, मेरे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ द, ओ हो, दरवाजा खोल दीजिए। विद द एक्स एक्सिस, कहां व्हाइट स्पॉट आ रहा है इसका? पर्दा मत हटाओ, पूरा हो जाएगा बेटा। वो खिड़की खोलना। व्हाइट स्पॉट आ रहा, मैं इसको इधर लिखता हूं क्वेश्चन को। तो देखिए, तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स make angles of 30 डिग्री एंड 45 है बेटा, वो 45 डिग्री तो 2022 में पूछा गया था, विथ द एक्स एक्सिस एज शोन in figure, with the x-axis as shown in figure. The ratio of their respective velocities is, first option is √3:1, second option is 1:1, third option is 1:2, and the last option is 1:√3। और डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है इसका, ये एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट
और यहां पे हम देख सकते हैं कि दो कर्व्स दिए हुए थे, एक ये और एक ये। इसका जो एंगल आपको दिया गया है वो है 30 डिग्री और इसका जो एंगल दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या आएगा, इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या आएगा। बहुत आसान, पहले वैल्यू किसकी दी गई है, पहले कौन सा एंगल दिया हुआ है, अरे बोलो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ पहला एंगल कौन सा है 30 डिग्री, दूसरा एंगल कौन सा दिया हुआ है 45 डिग्री। मतलब ये पहला कर्व हुआ और ये आपका दूसरा कर्व हुआ। एक बार समझ में, जो वैल्यू पहले दी जाती है उसको फर्स्ट मान के चलो, ये सेकंड वाली मान के चलो। तो चलो ठीक है, मैं बोलूंगा V1 क्या होगा, V1 क्या होता है, तो बोले dx अपॉन dt होता है भाई। मगर dx अपॉन dt किसके बराबर है, तो बोले वो तो tan थीटा के बराबर होता है। तो मतलब ये बराबर हो जाएगा V1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1, यानी पहले कर्व का tan ऑफ एंगल। बोले पहला कर्व कौन है, ये है, उसका एंगल क्या है 30 डिग्री। तो मैं लिखूंगा कि V1 मेरा कितना हुआ tan ऑफ 30 डिग्री। आया समझ में। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, चलो V2 क्या है, बोले वो भी dx अपॉन dt होता है। अच्छा V2 dx अपॉन dt, बोले तो ये क्या होगा, तो सेकंड कर्व का tan ऑफ जो भी एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन tan ऑफ 45 डिग्री। अब tan 30 कितना होता है बेटा 1 अपॉन √3 और tan 45 कितना होता है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 अपॉन √3। द आंसर इज द लास्ट ऑप्शन। भाई समझ में आया क्या, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और एक लीनियर कर्व है, सीधा सीधा कर्व है, सीधा सीधा होना चाहिए है। तो अगर एक लीनियर कर्व है तो आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इस एंगल का tan लेकर। आई क्या बात समझ में। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है। चलो भाई लिख लो फिर फटाफट। ये यहां पर व्हाइट स्पॉट आ जा रहा है, इसीलिए इसको इधर लिख रहा मैं। इधर का पार्ट हो गया कि लेफ्ट साइड का, देख लो, लिखो फटाफट।
अबे इधर ध्यान दो ना। हो गया? देखो बेटा था फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब पार्टिकल का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। वो हो गया क्या लिखना पूरा? ठीक है, लिख लो पहले फिर उधर। हाफिज साहब, शुरू हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसमें, अलग अलग टाइप के मोशन पे आपको अलग अलग टाइप का ग्राफ बनाना पड़ता है। तो वो कलेक्टिवली मैं सबसे लास्ट में एक साथ लूँगा सब कुछ। हो गया? चलिए नेक्स्ट, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर मेरे पास पार्टिकल का मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो है पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है। और मुझसे कहा गया है कि भैया आप वेलोसिटी पता लगाओ। आप कहेंगे हाँ भाई, वेलोसिटी तो होता है dx अपॉन dt, यानी स्मॉल चेंज इन x अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। तो बोले अब क्या करूं, यहां से सीधी लाइन खींच के निकाल लूं क्या? नहीं नहीं, यहां पर मसला हो जाएगा। क्योंकि भैया मसला क्या है, dx अपॉन dt इक्वलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ भी है। मगर मैं यहां देख सकता हूं इस ग्राफ में हर जगह हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो अलग अलग है ना। यहां पर स्लोप कम है, जैसे 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 मैं आगे बढ़ रहा हूं स्लोप बढ़ते जा रहा है। मुझे इस पॉइंट पर जब टाइम ये हो रहा था तो मुझे पता लगाना है कि वेलोसिटी क्या होगी। मुझे पता लगाना है वेलोसिटी क्या होगी। तो बोले यार ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? वेरी इजी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। यहां से एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उसको सिर्फ टच होते हुए जाती हो। आई ना बात समझ में? तो अब आपको यहां से एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, और फिर उसका tan थीटा लेकर आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में? है ना। तो मैं यहां कहूंगा कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप कैलकुलेट करना है, आपको करना है टेंजेंट ड्रॉ एट दैट पॉइंट, है ना। और फिर उसके बाद जो टेंजेंट आपका टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसका tan थीटा लेंगे तो वो आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इसी को थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी ड्रॉ tangent on the given curve। तो दिए गए कर्व पे आप क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एंड द एंगल विच एंड द tan ऑफ एंगल लिखना चाहिए। एंड द tan ऑफ एंगल which the tangent makes with the time axis gives us instantaneous speed at that time। वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है उस वक्त का। आया समझे? चलो लिखो, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं फिर। हाँ, द tan ऑफ एंगल विच द टेंजेंट द, अच्छा वो मिक्स हो गया, विच टेंजेंट मेक्स विद द टाइम एक्सिस गिव्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट टाइम। तो मुझे अगर इस टाइम का है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था, तो मैं पहले तो देखूंगा इस टाइम पे कर्व का कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वो tan थीटा ले लूंगा। अच्छी बात ये है कि हमको डायरेक्टली ये वैल्यू दिया रहता है, डायरेक्टली दिया रहता है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ये हो गया न्यूमेरिकल सभी का। स्केल कहाँ गई मेरी? दानियल बहुत बड़ा बड़ा कर रहा तू, आवाज़ तो तेरी जा रही। वॉइस चेंज बताता है, रुकते पहले वॉइस चेंज।
देखो इधर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है, आपको नज़र आ रहा होगा, और उसमें दिया है कि द पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एज शोन बिलो। तो आप ब्लू कलर का कर्व जो आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअल कर्व है, और आपको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगाने की है। देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, उसके लिए मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, और मैं देख रहा हूँ टेंजेंट कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। और वहीं t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे देखो एक टेंजेंट बनाया मैंने, और वो कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो भैया वो बोल रहा है कि पता लगाओ रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या आएगा। बहुत आसान, क्या आएगा, tan ऑफ v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ θ1, यानी v1 का एंगल कितना है, 30 डिग्री अपॉन tan ऑफ 60 डिग्री। आया ना, है ना। यहाँ का टेंजेंट एंगल क्या है, 30 डिग्री, और यहाँ का क्या है, 60 डिग्री। तो 1:√3 अपॉन √3, जो कि क्या हो जाएगा, 1/3, है कि नहीं, 1:3। आया समझ में आपको। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप निकालते हैं। अगर ऐसा कोई ग्राफ आए तो देख के घबराओ मत, आप देखो उसका टेंजेंट कितना एंगल बना रहा, 99% वो आपको टेंजेंट देगा ही देगा। सर 1% अगर नहीं दिया तो, है ना, बताएंगे हम, डीपीपी में बताएंगे उसको, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। लिख लो, इधर का हो गया क्या पोर्शन, इधर का पोर्शन लिखना हो गया सभी का। हाँ, टेस्ट से एक अच्छी बात याद आई, एक हल्का सा ट्विस्ट आ गया है टेस्ट में, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा हुआ नहीं था ये, है ना। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के मैंने अराउंड 30 क्वेश्चन डाला, प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मैंने 15 क्वेश्चन डाल दिए, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 35 + 15 वाला नहीं, 45 वाला रखा मैंने टेस्ट। और जहाँ तक के हो गया उतना आ जाएगा, उतना ही आएगा। हाँ, 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं होगा भी तो एक आध दो प्रॉब्लम मुश्किल नहीं, वो भी नहीं है ना, बस डायमेंशन और एरर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए असिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट है। चलो हो गया इधर का। Evaluation of displacement using instantaneous speed. इधर का हो गया सभी का, मिटाने जा रहा मैं क्योंकि बाद में बोलना नहीं सर, तब नहीं बोलना। वाह, देखो एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल is given as v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। आप सभी लोग जानते हैं
कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। पोजीशन की कोई ना कोई इक्वेशन दी रहती थी इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसका डेरिवेटिव लो और आपको क्या मिलता था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी, है ना। dx इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी। तो ये क्या देता है आपको, दिस इक्वेशन गिव्स अस स्मॉल चेंज in position with small change in time, with small change in time, जिसको मैं dt से रिप्रेजेंट करता हूं और स्मॉल चेंज इन पोजीशन को dx से रिप्रेजेंट करता हूं। तो भैया वेरी सिंपल, मैं ये बात जानता हूं कि भैया अगर dt को इधर ट्रांसफर कर दूं तो dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी लिखूंगा। मैं आपसे पूछूंगा dx क्या है, आप कहेंगे स्मॉल चेंज इन पोजीशन। क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, यानी स्मॉल चेंज इन पोजीशन यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dt क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये है स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज इन पोजीशन यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसको एक साथ देखूं तो ये क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन ही है। अरे भैया याद आया कुछ, मैंने कहा था 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये क्या है 6, ये क्या है 3, ये क्या है 2, मगर इसको एक साथ देखोगे तो क्या है 6 ही 6। अरे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 के बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये 6 है तो ये भी क्या है 6 ही है। तो मैं कहूंगा वैसे ही ये अगर स्मॉल चेंज इन पोजीशन है तो ये भी क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन है ना। अब ऐसा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल T1 to T2 we can use इंटीग्रेशन। बोले कैसे, अगर मुझे लार्ज चेंज इन पोजीशन निकालना है, लार्ज चेंज इन पोजीशन यानी लार्ज डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो मुझे dx का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे इसको dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, कर लेंगे, है ना। डायरेक्ट कदम मत मारना, dx का x हो जाएगा, नहीं होने मार सकते, क्योंकि इंटरवल आपको, इंटरवल यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी दिया हुआ है, टाइम की दिया हुआ है, और ये dx है ना। तो यहां इंटीग्रेशन अभी नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, dx की इक्वेशन डाल दो वहां पर। तो फिर मैं क्या करूंगा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू आपको वेलोसिटी इंटू डी टी, v इंटू डी टी यहां पर डालना पड़ेगा। और अब यहां पर इंटरवल आ जाएगा T1 टू T2, यानी कि लोअर लिमिट टाइम का और अपर लिमिट, है ना। और वेलोसिटी है ना, यहां पर जो वेलोसिटी होती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होती है, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ टी, है ना। आपको इंटीग्रेट करो इन द गिवन टाइम इंटरवल और आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अपना डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिल जाएगा। तो आई क्या बात समझ में आपको, देख लो सब लोग अच्छे से। हम लोग बात जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला ये होता है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। हाँ या ना, है ना। मैं अगर dt को उधर लेके जाऊं तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू dt। हाँ या ना, है ना। अब ऐसा है कि अब ये इक्वेशन क्या देता है हमको, ये हमें देता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन इन द स्मॉल चेंज इन टाइम dt। स्मॉल चेंज इन पोजीशन को dx बोला गया, इन द स्मॉल चेंज इन टाइम dt। मगर मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है एक बड़े टाइम इंटरवल में, है ना, इन द टाइम इंटरवल T1 टू T2। अब अगर कोई भी चीज आपको छोटे लेवल पे दी गई हो और आपको बड़े लेवल पे कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं आप, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है बड़े लेवल पे कैलकुलेट करो, बढ़ा के देखो उसको। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स निकालने के लिए dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ या ना, डेल्टा एक्स निकालने के लिए dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मगर मसला यह है, मेरे को जो लिमिट्स दी गई है वो काय के फॉर्म में दी है, टाइम के फॉर्म में। तो मैं dx को इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो dx किसके फॉर्म में है, वेलोसिटी इंटू dt। तो वो डाल दो, हाथ चलो डाल दिए, तो v इंटू dt।
है ना। अब लिमिट डाल दो t1 टू t2 और यहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी कोई ना कोई इक्वेशन होगी वहां पर जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां खेल आता है काय का, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का। अब अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अगर आप अटके हैं अभी भी वहां पर, आपने मेरे लाख बोलने के बावजूद अभी भी आपने उसको लर्न नहीं किए, तो भाई अब मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में, है ना। अब यहां आप यकीनन अटकेंगे, है कि नहीं। तो पक्के में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है, कम से कम बेसिक फॉर्मूला x⁴n वाला, बस वो भी कम से कम याद हो गया तो काफ़ी तो नहीं मगर थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं फिर इसका कुछ एग्जाम्पल। लिखो जब तक मैं उधर का इरेज करके क्वेश्चन सेट करता हूँ। बातें नहीं। ये हो जाएगा तो बताना, सॉल्यूशन इधर लूंगा क्योंकि मैं इधर का हो गया, ये थ्योरी हो गई। डीपीपी सभी को मिल गया ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। कल ही तो दिए ना रे भाई, कल नहीं आया था। वेरी गुड।
अब तो ले भी नहीं सकता, जेरोक्स भी नहीं ले सकता, लाइन गई हुई है। करेक्ट, मीटर पर सेकंड, सिर्फ मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है ना। इधर का हो गया। देखो कितना आसान है उसका सॉल्यूशन। देखो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 12t माइनस 3t स्क्वायर, सही है ना। हाँ, 12t माइनस 3t स्क्वायर। क्या मैं वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिख सकता हूं? अरे भैया वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर। अब dt को उधर भेजो, 12t माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt, है ना। ये dt को उधर भेजा तो 12t स्क्वायर 12t माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt। अब ये क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और ये पूरा मिलाकर क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, पोजीशन ही चाहिए वो, है ना। अब अगर मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो 12t माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt। अच्छा, जब टाइम जीरो था तो वो कहां था, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, कहां था, इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल ओरिजिन पे था। फिर टाइम कितना हो चुका, 3 सेकेंड, तो पार्टिकल कहां होगा, उसका हमको डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो देखो भाई कैसे मालूम करेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं इंटीग्रेशन के खेल में। देखो dx का क्या होता है, x होता है, उसका लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है x, है कि नहीं। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या होता है x। तो dx का बन गया x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। बताता हूं कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे आप एक जगह, ठीक है। अब उसके बाद 12t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन 2, 12t स्क्वायर अपॉन 2, तो 12t स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स क्या आएंगे इसके, 0 to 3 माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 3, आया ना। ठीक है, चल जाता हूं तक। अब क्या होगा यहां पे, ये 3 कैंसल, 2 1 जा 2 6 जा। तो मैं लिखूंगा, देखो अब x के जगह x डालो, माइनस x के जगह 0 डालो, तो ये x माइनस 0, है ना। और फिर उसके बाद ये रह गया 6, और t के जगह 3 का स्क्वायर, अपर लिमिट डालते ना t की जगह, माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। ये 3 तो कट गया था, माइनस ही ना इक्वेशन में, हाँ माइनस ही है। फिर यह टी क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। x माइनस 0 क्या हो गया x, तो 6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 9 अगेन, है ना, नहीं 27, सॉरी 27, ठीक है। 6 टाइम्स 54 माइनस 27, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 27 मीटर्स, मीटर पर सेकेंड, मीटर्स, तो 27 मीटर्स। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और लोकेशन भी हो गया। लोकेशन मतलब क्या, पार्टिकल कहाँ था 0 पे, है ना, और 3 सेकंड के बाद वो x पर गया, यानी 3 सेकंड के बाद वो कहाँ गया x पर, मतलब 27 मीटर्स पे गया। तो भैया इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर्स थी, फाइनल पोजीशन क्या हो गई 27 मीटर्स हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि 27 माइनस 0। आया समझ में आपको, है कि नहीं, इस तरह से निकलता है। लिख लीजिए फिर,
ओ भाई, मैंने ही गलत लिख डाला यहाँ पर, तो बोलना तो सही। ऐसा मेरा डायलॉग मुझ पर ही। हाँ, चलिए देखो, जनरली इसमें एक आपने नोटिस किया होगा, जब टाइम 0 है तो पोजीशन उसने बताया उसकी ओरिजिन। पोजीशन क्या बताया उसने? ओरिजिन। अब अगर पोजीशन कुछ और रहा, 2 मीटर 3 मीटर ऐसा कुछ रहा, तो अगर ऐसा कुछ दिया उसने तो वो तुमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसकी फाइनल पोजीशन पूछेगा। बताता हूं मैं क्या, मैं इसी क्वेश्चन को मामूली से बदलाव करके बता दूंगा आपको। पहले ये देख लो, इसी क्वेश्चन में मामूली सा एक चेंज लेकर आऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या है। सॉरी, डीपीपी के डीपीपी 1 के आंसर्स 1 का तो मैंने करा दिया ना सॉल्व कल ही। उस पर है ना, ले लो उस पर से प्रिंट लेकर। नहीं, सॉल्यूशंस नहीं, तुमको लिखना पड़ेगा खुद से इसके। नहीं, वो एडिट पर नहीं करने दे सकता मैं आपको, आप लिखो हाथ से वो चीज़। मॉड्यूल के आंसर की करा ना, डाला ना ग्रुप पे, मैंने ग्रुप पे डाल दिया मैंने मॉड्यूल। हाँ, मैं आंसर की भेज दूंगा उसका। अभी फिलहाल आप उस पर से करो सॉल्व। अभी आज ही ना आपको आंसर की मॉड्यूल के कर ली क्या? कहाँ तक पहुँच गए? मतलब एवरेज स्पीड तक के पहुँचे होंगे, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी तक। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, गुड गोइंग। चलो, हो गया क्या? ये क्वेश्चन फिर से लिखना, इसे मैंने मामूली से बदलाव कर दिया है। हाँ, फिर से। अब दूसरा क्वेश्चन लिखता तो तुम लिखते नहीं थे क्या? फिर मैं तुम इसके रिलेट करके पढ़ सको, इसीलिए मैंने उसी क्वेश्चन में बदलाव डाला। थैंक यू। 2 मिनट बाकी है, बड़ा गिना रहा, 2 मिनट बाकी है। क्वेश्चन लिखो। हो गया? ऐसा तो नहीं करे ना सेम एज अबाव, फिर नीचे का यहाँ से ऐसा सा है। सर आपने शॉर्टकट बता दिए।
अनस इधर ध्यान देना, दानिश तू भी बेटा है, दानिश ने सॉरी दानियाल, वो तेरे जैसे एक लड़का उधर है दानिश नाम का है, बहुत कुछ सिमिलर है तेरे जैसा वो, नहीं लिटरली अच्छा है वो, तू भी अच्छा है ऐसा नहीं है। कौन से क्लास में मालूम है? 9th क्लास में वो, 11th में बैठता सबसे आगे चलता हो। अरे बहुत डेंजर है, अच्छा डॉक्टर बनेगा जब बनेगा तो। चलो हुआ क्या? चलो एक काम करो, आप लिखते बैठना बाद में, मेरे को टाइम हो जा रहा। इधर ध्यान दो, इधर देखो अब क्या है, वो इक्वेशन है 12t माइनस 3t स्क्वायर, फिर से वैसे ही dx अपॉन dt को उधर भेजे, वही बचा। सिर्फ यहां पर क्या हुआ, टाइम जब 0 हो रहा था तो लोकेशन उसका पहला क्या था 2 मीटर्स, तो लोअर लिमिट क्या था उसका 2। अरे बोलो भाई वो कहां से स्टार्ट, इसने स्टार्ट कहां से किया, देखो ना 2 मीटर्स है ना। इफ द पार्टिकल इफ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू 2 मीटर, तो जब टाइम 0 हो रहा था तो पार्टिकल कहां था 2 मीटर्स पे, तो वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, जब टाइम 0 से 3 पे पहुंच गया होगा तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, यानी लोकेशन। ये इनिशियल पोजीशन है उसकी, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल टाइम है उसका, ये फाइनल टाइम है। आपसे उसने क्या पूछा है, फाइनल पोजीशन यानी फाइनल लोकेशन पूछा है उसने। वो कैसे निकालेंगे, सेम पूरा, सिर्फ 0 के जगह 2, यहां पर 0 के जगह फिर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x और x माइनस 2, ये मेरा यहां पर वैल्यू आ गया। फिर ये कितना वैल्यू आया था आपका x माइनस 2, ये आया था आपका 27, ये 27 आया था ना, ठीक है। अब देखो बेटा गौर से समझो, कंसेप्ट को समझो। अब तक ये जो लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है 27 मीटर्स, ये काहे की वैल्यू आई हुई है, ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है। काहे की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, समझ में आ रहा क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमसे चाहे शुरुआत में मान लो शुरुआत में अगर कोई वैल्यू दी भी गई हो, एट t इक्वल्स टू 0 x 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, और आपसे क्वेश्चन में उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वही आंसर आएगा अभी भी 27 मीटर्स, अभी भी वही आंसर आएगा। मगर आपसे अगर उसने पूछा फाइनल लोकेशन क्या थी इसकी, फाइनल पोजीशन क्या थी इसकी, तो भैया मैं -2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 27 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 29 मीटर्स, ये हो जाएगा मेरा फाइनल लोकेशन, फाइनल पोजीशन। आया क्या समझ में आपको ये, तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया। समझने के लिए आप इसको एक्सएफ भी कर सकते हैं, अच्छे से आप थोड़ा जानना चाहते हैं, अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्सएफ, तो ये एक्सएफ कर डालो, तो फिर ये एक्सएफ हो जाएगा, ये एक्सएफ हो जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन। आई क्या बात समझ में आपको। तो ये हमने देखा कि किस तरह से कि आप अगर वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई रहे, काहे की इक्वेशन, वेलोसिटी की, तो आप डिस्प्लेसमेंट और फाइनल पोजीशन दोनों निकाल सकते हैं। आई क्या बात समझ में। तो अब याद रखना, मेरे पास पोजीशन की इक्वेशन दी गई है, मेरे पास पोजीशन, अरे भूलो भाई क्या, पोजीशन, काहे की इक्वेशन, पोजीशन, काहे की इक्वेशन, पोजीशन की, तो डेरिवेटिव लेके क्या निकलेगा, वेलोसिटी। पोजीशन दिया रहा, डेरिवेटिव लेके क्या मिलेगा, पोजीशन दिया रहा, डेरिवेटिव लेकर क्या मिलेगा, अरे पोजीशन दिया रहा, डेरिवेटिव लेकर क्या मिलेगा, और अगर वेलोसिटी दिया रहा, इंटीग्रेशन लेकर क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन भी मिल जाता आपका। आई के बात समझ में। तो ये याद रखना, पोजीशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन लो, है ना। विद प्रैक्टिस ये और लेगा आएगा आपको, मैं डीपीपी में उसमें बहुत सारे वैल्यूज डालूंगा ऐसे, ठीक है। बाकी का हम लोग देखते हैं फिर का।